तो जैसा कि मैंने आप सभी को ब्रीफ किया कि जो पूरी की पूरी सिचुएशन है वो एक तरीके का षड्यंत्र है, और मेरा ये पूछना है आप सभी से, एक सलाह के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति में, ऐसे परिवेश में क्या हमें एक साथ नहीं होना चाहिए? क्या हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए? जो जहां पे भी है, प्रदेश के कोने कोने में और देश के कोने कोने में, अगर आपको ये महसूस होता है कि अन्याय है और आपको ये लगता है कि आप इसमें न्याय दिला सकते हैं, आप इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा। कब तक हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कब तक इस बहरी सरकार को हम सुनाते रहेंगे और अपेक्षा करते रहेंगे कि ये सुने? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शनिवार को, जो कि 29 तारीख है, शिवम के साथ मैं, और वहां सभी लोगों को आमंत्रित करती हूं जो न्याय के समर्थक हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। शाम 5 बजे हम सभी वहीं मिलेंगे जहां से शिवम ने अपने संघर्ष को शुरू किया है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर के वहां से अपना मार्च शुरू करेंगे, उस आंदोलन को वहां से शुरू करेंगे। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, हाथ जोड़ करके, कि जो नजदीकी हैं, जो इंसाफ की लड़ाई में साथ में हैं, जो देश के संविधान को बचाने में साथ में हैं, जो देश में बराबरी की भागीदारी का झंडा उठाने के लिए साथ में हैं, आप सभी लोग 29 तारीख को शाम को 5 बजे BHU के प्रांगण में, जहां शिवम सोनकर अपनी उस लड़ाई को अकेले लड़ रहा है, वहां पे मिले, ताकि हम अपनी ताकत को दिखा सकें, उसे हौसला दे सकें और उसे बता सकें कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज वो शिवम के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो सकता है। 69,000 भर्ती में जिस तरीके से घोटाला हुआ गया, बीच में उसे रोक दिया गया। ऐसे परिवेश में अगर हम आज खड़े नहीं हुए एक साथ, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें इंसाफ मिलेगा। एक सरकार जिस कुर्सी पे बैठती है, उस कुर्सी के चारों जो पैर होते हैं, उसे हिलाने की ताकत रखती है जनता। बशर्ते आप अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आधी आबादी, अल्पसंख्यक समाज, गरीब, किसान, युवा, ये सभी पक्षपात झेल रहे हैं। और उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित हो रहा है,
वो हैं हमारे युवा, जो सिर्फ किसी एक परिवार का भविष्य नहीं है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य है। शिवम जैसे लाखों बच्चे हैं जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, लाखों बच्चियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। अगर हम आज एकजुट नहीं होंगे, अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे, तो बाद में हमसे प्रश्न किए जाएंगे कि हम कहाँ थे और हम क्या कर रहे थे जिस समय वक्त था आवाज उठाने का, जिस समय वक्त था एक साथ होने का। मैंने एक दलित समाज में जन्म लिया, खटिक समाज की बेटी और बहन हूं। आज पूरे देश में मात्र 8 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे खटिक समाज का आरक्षण बचा हुआ है, बाकी हर जगह से आपका आरक्षण समाप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं इस समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और संघर्षशील मेहनती होने के बावजूद भी आपके अधिकारों को छीन लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि जब शिक्षा रहेगी तब ताकत रहेगी, तब हिम्मत रहेगी और तभी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। और इसलिए आज ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, आपके अपने समाज के बेटे की लड़ाई है। अगर आज आप अपने समाज के बेटे के लिए नहीं खड़े हो पाए तो आप आगे कहीं नहीं खड़े होने लायक होंगे। जिन जिन स्टेट्स में आज आपका आरक्षण, खटिक समाज का आरक्षण दलित वर्ग से हटा दिया गया है, वहां आज आपके समाज का एक पार्षद, एक प्रधान तक नहीं है। आपकी राजनीतिक भागीदारी खत्म हो चुकी है। अगर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मतभेद रहेंगे, मनमुटाव रहेंगे, संगठित नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे, तो आने वाले समय में आपका भी दरवाजा खटखटा रही है ये सरकार। और ऐसा हो सकता है कि आपका आरक्षण भी छीन लिया जाए। ये सिर्फ मुंह जबानी बातें नहीं हैं, डेटास के बेसिस पे ये बातें कर रही हूं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो मेरे समाज से हैं और शिक्षित हैं। आप अवश्य ही इन डेटास को रीचेक करिए और इसको देखिए कि किस तरीके से धीरे 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 विभिन्न प्रदेशों से आपके आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। मैं आपको आगाह कर रही हूं क्योंकि आपके पास संवैधानिक अधिकार है। आज आपके पास राजनीतिक रूप से सशक्तता है क्योंकि आप आरक्षण के हकदार हैं। लेकिन जिस दिन ये आरक्षण गया, उस दिन चाहे वो पार्लियामेंट हो और चाहे वो स्टेट असेंबली हो, आप कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे। समझिए, अपनी ताकत को भी समझिए और अपने अंदर की उस ऐब को भी आपको निकालना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपको अपने ही लोगों से दूर कर रहा है। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और एक साथ मिल करके अपने समाज के बच्चे के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, आगे आने वाले समय में आपके लिए भी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरा अनुरोध है कि शनिवार को शाम 5 बजे BHU के प्रांगण में, जहां से शिवम सोनकर ने अपनी लड़ाई को शुरू किया है, आज 7वां दिन हो चुका है, हम सरकार को और BHU की जो अथॉरिटीज हैं उन्हें 2 दिन का और मौका देते हैं कि उन्होंने जो गलती और जो पक्षपात किया है वो उसे ठीक करें और एक दलित वर्ग, एक खटिक समाज का जो बच्चा गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, गर्मी में, पसीने में, धूप में, मच्छरों के बीच
वहां पे रोड पे बैठा हुआ है, उसका हक उसे दे। और उसका हक दिलाने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के कोने कोने से खटिक समाज आवाज उठाएगा। पूरा समाज एक साथ आएगा, पूरा दलित समाज एक साथ खड़ा होगा, पूरा पिछड़ा वर्ग एक साथ खड़ा होगा। और साथ में हर एक युवा और देश की हर एक जनता जो संविधान में भरोसा रखती है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की अनुयायी है, वो इस संग यहाँ खड़ी होगी उसके साथ, उसको उसका अधिकार दिलाने के लिए। जो यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ आए, उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े हों। जो नहीं आ सकते हैं वो जहां जहां हो, विभिन्न जिलों में, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर के आप जरूर मार्च करें। कि अगर इस तरीके से हमारे साथ पक्षपात होगा, शिक्षा जो शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। और कहीं ना कहीं हमारी दहाड़ से ही डर लगता है, और इसी वजह से हमसे हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारी शिक्षा को छीना जा रहा है। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि 29 तारीख की मार्च में ज्यादा से ज्यादा नंबरों में प्रदेश के जिले के कोने कोने से सभी, पूरा समाज, पीडीए परिवार एक साथ एकजुट होकर के आए। क्योंकि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है, ये अपने आत्मसम्मान की लड़ाई रह गई है। अगर आज हम अपने समाज, अपने परिवार, एक गरीब परिवार के बच्चे को उसका इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, उसका अधिकार नहीं दिला पाएंगे, तो आगे और बड़ी बड़ी लड़ाइयों को कैसे लड़ेंगे। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके की चीजें सामने आई, जिसको सदन में भी उठाया गया। लालजी वर्मा जी जिस समय विधानसभा के सदस्य रहे, और मेरे द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा वहां पे हो रही अनियमितताओं को रखा गया, जहां प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स में अदर बैकवर्ड और SC के डॉक्टर्स का अधिकार था, उन अधिकारों को रौंद दिया गया, उन लोगों को वहां पे नियुक्ति नहीं दी गई। और यहां तक कि विधानसभा में इसे उठाने के बावजूद भी वहां की VC ने चोरी छिपे वहां की काउंसलिंग्स को कराया और लोगों को वहां पे नियुक्त कर दिया। मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं हर जगह हो रही हैं, हर मेडिकल कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर हम आज नहीं खड़े होंगे तो हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और शायद ये सरकार चाहती है कि पिछड़ा और दलित मानसिक रूप से अपाहिज हो जाए, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे कि सबसे बड़ी ताकत अगर है वो शिक्षा की है और एकजुटता की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 तारीख को शाम 5 बजे शिवम सोनकर के साथ बनारस से बहुत सारे युवा, स्टूडेंट्स और संविधान पे भरोसा रखने वाले, संविधान को मानने वाले, अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले लोग वहां पे मौजूद मिलेंगे मुझे। और जो वहां नहीं पहुंच सकते हैं, वो जहां भी हैं, जिस जिले में हैं, वो वहां से इस आंदोलन को शाम को 5 बजे शनिवार को अपने अपने जिले में करेंगे। और ये गूंज सेंट्रल तक जानी चाहिए। ये आंदोलन एक मैसेज जाना चाहिए कि हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो उसके लिए संयुक्त होकर के पूरा देश लड़ेगा। जो खटिक समाज के मेरे
परिवार के लोग जो राजस्थान में हैं, जो तेलंगाना में हैं, जो महाराष्ट्र में हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं, जो बिहार में हैं, जो छत्तीसगढ़ में हैं, जो उड़ीसा में हैं और विभिन्न जगहों पर हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहां से भी, गुजरात में, क्योंकि वहां हर जगह से, कोने कोने से मुझे कॉल्स आए हैं, आप लोगों से मेरी बातें हुई हैं और आप लोगों ने ही मुझे हौसला दिया है कि आप आइए, शिवम के लिए आप खड़ी होइए। और आज इस चुनौतीपूर्ण समय में अगर हम नहीं खड़े हो पाते तो हम आगे आने वाले समय में और कमजोर हो जाएंगे। जो मात्र 8 स्टेट्स के आरक्षण हमारे बचे हुए हैं, शायद उसे छीन करके शून्य पर ले आए। तो इसलिए हमें एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि विभिन्न प्रदेशों में और जिले में, विभिन्न जिलों में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, आप जहां कहीं भी हैं, पूरा संपूर्ण पीडीए परिवार, पिछड़ा और दलित एक साथ मिलकर के हुंकार भरिए, बाबा साहेब की फोटो को हाथ में लेकर के मार्च करिए और उनके द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ अपने हक के लिए लड़िए। क्योंकि जब लड़ोगे तो जीतोगे और जब लड़ोगे ही नहीं तो जीत कहां से पाओगे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई इसलिए नहीं की थी कि आने वाले समय में हम बैठ जाएं हमने, ताकि जब उससे बड़ी लड़ाई हमारे सामने आए, उससे बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आए, तो हम लोग एक साथ होकर के उसके लिए लड़े। जिस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष कर रहे थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज चाहते थे कि हम संयुक्त हो जाए। लेकिन शिक्षा उतनी ना होने के कारण हम संयुक्त नहीं हो पाए। पर अब धीरे धीरे दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग में लोग शिक्षित हैं और अधिकारों को समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शिक्षा आज भी नहीं पहुंच पाई है। आज भी आप देख सकते हैं, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आउटसोर्सिंग की बात आप विधानसभा में उठाइए। जिन जिन जगहों पे आउटसोर्सिंग, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट्स रखी गई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उन सारे पदों को जिस समय परमानेंट रखा गया था, वहां पे हम ही लोग थे जो दावेदारी करते थे और उन जगहों पे हमारी नियुक्तियां होती थी। उन सारे विभागों के उन पदों को कन्वर्ट करके टेम्पररी बना दिया गया और उसको हमें ही दे दिया गया, और वहां से हमारा शोषण हो रहा है। आज संविदा के नाम पे पिछड़े और दलितों का हर विभाग में शोषण हो रहा है। अगर मैं सफाई कर्मी की बात करूं तो आपको किस जात के लोग मिलेंगे सफाई कर्मी में? आप इसके आंकड़े खुद प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस समय ये इसका परमानेंट पोस्ट आया, उस समय बहुत सारे ऐसी जाति के लोग भी आए जिन्होंने सिर्फ पद के लिए वहां पे अपने नाम दर्ज कराए और काम सिर्फ हमारी जात के लोगों ने किया। कब तक ये चलता रहेगा? मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमें अपनी आंखों को स्वयं खोलना पड़ेगा। मैं हमारे जो पिछड़े समाज के, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं, आपसे गुहार लगाना चाहती हूं कि निर्मला सीतारमण जी एक बहुत बड़ा सेंट्रल में बिल लेकर के आई, बजट लेकर के आई, और उस बजट में उन्होंने बोला
कि जो आपका टैक्सेशन का अमाउंट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया कि अब जो मैक्सिमम आई थिंक 12 लाख पे आपको जो है क्रीमी लेयर जो कैटेगरी है हमारे अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की, उसका क्राइटेरिया रखा गया है 8 लाख का। जो आप अगर ईयरली 8 लाख या उससे अबव अगर आप अर्न करते हैं तो आप क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं और आपको उस हिसाब से आपका जो आरक्षण है उसको दिया जाएगा क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर के बेसिस पे। कई बार हम संयुक्त परिवारों में रहते हैं और संयुक्त परिवारों में जहां 4-5 भाई एक साथ हैं या वो बहुत थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन उसको एक साथ करके मिश्रित करके उससे वो कोशिश करते हैं कि ITR फाइल करें, क्योंकि ITR फाइल करने से आने वाले समय में उन्हें लोन मिल सकता है घर के लिए, गाड़ी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन एक ये सोची समझी साजिश की गई जिसमें ये बोला गया कि अगर आपका इनकम 8 लाख से अबव है तो उस पर आपका टैक्स नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिकली समझें, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो अगर एक परिवार में 4-5 सदस्य जो कमाते हैं, इंडिविजुअली कमाते हैं, वो अगर अपना इनकम एक साथ एकजुट करके एक जगह रख करके सिर्फ इसलिए कि इतना ITR फाइल करने से हमें टैक्स नहीं मिलेगा और फ्यूचर में हम इससे लोन्स ले सकते हैं और उस अमाउंट को 8 लाख कर देते हैं, जहां मात्र वो एक व्यक्ति 4 लाख या 2 लाख इतना ही पर ईयर कमाता है, जस्ट इसलिए क्योंकि अब हमारा टैक्स फ्री हो चुका है। और वो व्यक्ति जिसकी 8 लाख कमाने की कैपेसिटी भी नहीं थी, जॉइंट क्यूमुलेटिव कैपेसिटी को किसी तरीके से 8 लाख करता है और जिस दिन वो ITR फाइल होती है उसके अगले दिन से आप नॉन क्रीमी लेयर से क्रीमी लेयर ऑफ अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में आ जाते हैं और आपका आरक्षण उसी पल से बदल जाता है। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस सरकार में ये सोच देखने को मिल रही है कि किस तरीके से शिक्षा को और आरक्षण को बार बार वार किया जाए और हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एक साथ होना पड़ेगा। मैं फिर से आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि 29 तारीख को सायकाल 5 बजे ज्यादा से ज्यादा लोग शिवम सोनकर के लिए उनके समर्थन में BHU के प्रांगण में कुलपति आवास के सामने जहां वो बैठे हुए हैं वहां पे मिले और हम वहां से शांतिपूर्वक तरीके से
बाबा भीमराव अंबेडकर जी की फोटो को हाथ में लेकर के अपने अधिकारों के लिए मार्च करेंगे और प्रदेश के कोने कोने से जहां भी मेरी आवाज जा रही है, जो कोई भी मुझसे जुड़ा हुआ है, वो इस व्यक्ति इस बात को आगे बढ़ाए और कम्युनिकेट करता जाए, ताकि विभिन्न जिलों में ये आंदोलन हो और शिवम को उसका हक और अधिकार मिले। अगर हमारे एक साथ जुड़ने से शिवम सोनकर को उसका अधिकार मिलता है, तो आप जान जाइएगा कि आपने पहली लड़ाई को जीत लिया है। और मैं आपको हकीकत बता दूं कि आपकी एकजुटता के सामने सबको झुकना पड़ेगा। ये पहली लड़ाई है और अगर आप एकजुट हो जाते हैं तो ये लड़ाई आपके सामने बहुत छोटी कहलाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं और इसे निग्लेक्ट करते हैं तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप ले लेगी और हमें ही निगल सकती है। तो आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगी कि अब न्याय आपको दिलाना है, शिवम सोनकर को न्याय आपको दिलाना है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो कह के गए थे कि बहुत मुश्किल से इस कारवां को मैं यहां तक लेकर के आया हूं, तुम भले इसे और आगे मत ले जाना, लेकिन एक कदम भी पीछे मत होने देना। आप सभी को उनकी कही हुई उस बात की सौगंध है कि आपको इस कारवां को पीछे नहीं जाने देना है। और आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप एकजुट होइए, एक साथ आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। जो जहां है वहां से इस आंदोलन को आगे लेकर के चले। और अगर हम इसमें जीतेंगे तो आगे आने वाले समय में जितनी भी लड़ाइयां हैं, जहां हमारे साथ शिक्षा को लेकर के पक्षपात हो रहा है, उन सब लड़ाइयों में हम जमीन पे उतर के संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करेंगे। इन सभी बातों के साथ आप सभी लोग मुझसे जुड़े। मैं हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़ करके आप सभी को आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, एकजुट रहें, देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए एक साथ रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।